In previous discussion, we have discussed many things, but some were left. So here we had discussed intellectual property rights, and I have told you about intellectual property rights. So we are moving towards next slide, where some of the topics or some of the points which you should keep in mind while reading these points, like plagiarism is copying someone else's work and then passing it ऑफ एज वंस ओन, यानी किसी भी बंदे ने किसी और का जो है वर्क को अपने नाम कर लिया। और बेसिकली ये देखा जाता है कि व्हेन राइटर और ऑथर राइट्स हिज और हर बुक, तो मोस्ट ऑफ द ऑथर्स, न्यू अपकमिंग ऑथर्स क्या करते हैं कि उनका जो मटेरियल है वहां से कॉपी करते हैं और अपने बुक में उसको पेस्ट करते हैं। सो दिस इज काइंड ऑफ प्लेगरिज्म। सो यहाँ पर आपने एक ऑथर का जो मटेरियल है अपने में कॉपी कराया है। सिमिलरली अगर कोई स्टूडेंट, जैसे प्लेगरिज्म का एक सबसे बड़ा एग्जांपल आपके अपने में ही देखने को मिल जाएगा कि जब हमने ये बोला कि आप लोगों को एक सर्टिफिकेट तैयार करना है, और आप ये देखेंगे सर्टिफिकेट का जो मैटर है सारे के सारे स्टूडेंट्स का लगभग एक ही होगा, क्योंकि एक ने जो लिखा है वही जो है दूसरा भी उसको कॉपी करेगा और उसको फिर बोला कि दिस इज सर्टिफाइड दैट मिस्टर एक्स वाई जेड हैज डन हिज प्रोजेक्ट अंडर द गाइडेंस ऑफ के सिंह सक्सेसफुली, एंड उसका जो फ्रेंड है द पर्सन टेक्स द हेल्प फ्रॉम दिस एंड दिस। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी कि वहां पर प्लेगरिज्म काफी हद तक आपके सामने आता है। सो दिस इज द बेसिकली द एथिक कि अगर आप कोई भी टॉपिक या कुछ भी आप राइटअप बना रहे हैं तो उस राइटअप में किसी और का इंटेलेक्ट यूज ना करें। लेकिन चूंकि हर किसी का जो सर्टिफिकेट है मोरलेस एक सा ही होता है, तो सब यही करते हैं कि जल्दी जल्दी कर लो और खत्म कर दो। कई बार ऐसा होता है कि एक्नॉलेजमेंट में लोग एक्नॉलेज किस किस को कर देते हैं। किसी ने अपनी मदर को फादर को एक्नॉलेज किया है तो उसमें दूसरा बंदा भी उन्हीं नाम को चेंज नहीं करता है और उसके मदर फादर को एक्नॉलेज कर देता है। या किसी ने किसी सब दूसरे सब्जेक्ट का सर्टिफिकेट बनाया कि इकोनॉमिक्स का सर्टिफिकेट बनाया और उसको यहाँ पर आईपी में आके चैप दिया। अभी तक सब्जेक्ट भी चेंज नहीं हुआ, उससे जो कंटेंट है सर्टिफिकेट के वहां पर स्टैट की बात चल रही है और यहाँ पर जो है इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस की बात चल रही है, डेटा एनालिसिस की बात चल रही है। तो वहां पर ऐसा होता है कि वही स्टैट का जो मटेरियल है आपको इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस में देखने को मिलता है। सो दिस इज कॉल्ड प्लेगरिज्म। देन डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट, एंड यू नो व्हाट हैपेंस इन दिस डिजिटल राइट मैनेजमेंट। देखिए, आप जब कंप्यूटर वर्ल्ड में हैं तो डिजिटल राइट्स का आपको ये पता होना चाहिए कि आपके राइट्स कहाँ कहाँ पर सुरक्षित हैं, महफूज हैं, और उनको आपने किस तरीके से आगे यूज करना है। लाइक इट इज अ टर्म फॉर एक्सेस कंट्रोल टेक्नोलॉजी, यानी कहाँ कहाँ पर उसको यूज कर सकते हैं, दैट आर यूज्ड बाय हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर्स। बिकॉज जब आप कोई सिस्टम परचेज करते हैं तो वो आपसे पूरी डिटेल आपकी मांगता है। जब आप किसी से कोई बुक परचेज करते हैं, पब्लिशर से बुक परचेज करते हैं, तो पब्लिशर्स को डिटेल आपको देनी पड़ती है। ऐसे ही कॉपीराइट होल्डर जो है एंड इंडिविजुअल टू लिमिट द यूज ऑफ डिजिटल कंटेंट एंड डिवाइसेस, यानी आप जो चीज प्रिक्योर करते हैं लीगली, वहां पर आपको जो जिससे आप बोरो कर रहे हैं, जिससे चीज परचेज कर रहे हैं, उसको सारी डिटेल देनी पड़ती है। तो वो आपको देना ही देना है, और जो बेचने वाला है उसका ये राइट है कि वो आपकी इंफॉर्मेशन ले, सो दैट आगे काम आए या फिर आपको भी आगे इसकी जरूरत पड़ सकती है। लाइसेंसिंग एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, यानी सबसे बड़ा एग्जांपल जो है वो कंप्यूटर वर्ल्ड में ही है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल आर यूजिंग द इलीगल सॉफ्टवेयर और उसका उनके पास लाइसेंस नहीं है। सो द सॉफ्टवेयर विच दे आर यूजिंग illegally, they
may have to be like penalized, किसी न किसी रूप में उनको पेनलाइज किया जाएगा। मान लीजिए कि सभी ने अपना सर्वेलेंस लगा रखा है, माइक्रोसॉफ्ट ने भी लगा रखा है। माइक्रोसॉफ्ट का सर्वेलेंस तो आपको वैसे ही दिखाई दे जाता है कि आपके डेस्कटॉप पर मैसेज आता है कि एक्टिवेट योर विंडो, या कोई और सॉफ्टवेयर होता है तो उसमें के एक्चुअल वर्जन आप परचेज करिए तो आपको ये फायदे होंगे। यानी आपके सामने ये सारी चीजें डेट लाइसेंसिंग से रिलेटेड ही होती है। सो प्रिक्योर द लाइसेंस फर्स्ट देन यूज द प्रोडक्ट। Open source software, any all those software which are available on internet freely, and you can use them, you can modify them and redistribute them. So those kind of softwares are open source software. Means it is a software which provides us the freedom to work, use, distribute and modify the source code as well. Open data, all stored data which could be made accessible in public interest without any restriction of its usage and distribution. Like होता क्या है कि आप अपनी डिटेल, कई डिटेल जो है वो पब्लिक करते हैं, लाइक अपना नाम पब्लिक करते हैं, और आप अपना कैंडिडेचर पब्लिक करते हैं, और स्कूल पब्लिक करते हैं। यानी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो पब्लिक की जाती हैं और वो ज़रूरी होती हैं सामने वाली पार्टी के लिए, और जिसमें आपको भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है। एंड फॉज क्या है? फॉज एंड ओपन सोर्स लगभग मोरलेस एक से ही है। फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मतलब उसका मतलब वही है कि ए सॉफ्टवेयर दैट यूजर्स कैन सेफली रन, अडेप्ट एंड रीडिस्ट्रीब्यूट विदाउट लीगल रिस्ट्रेंट्स। साइबर क्राइम जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इट इज डिफाइंड एज ए क्राइम इन विच ए कंप्यूटर इज द ऑब्जेक्ट of that crime or is used as a tool to commit an offense. So this we had discussed in our previous presentation. Now, so very small presentation. This is society, law, and ethics. So phishing, phishing we have discussed. It is an attempt to acquire sensitive information such as usernames, passwords, and credit card details by masquerading as a trustworthy, यानी किसी भी जान पहचान वाले का क्रेडिट कार्ड का डिटेल ले लिया, फिर उसको आपने यूज कर लिया, या किसी बेवकूफ ने अपनी क्रेडिट कार्ड की डिटेल दे दी ऐसे ही कि ये मेरी क्रेडिट कार्ड की डिटेल है, इसमें पैसा भर देना और फिर आप इसको यूज करना। और वो ये इस बात को नहीं जानते हैं कि ये क्या ब्लंडर करने जा रहे हैं कि अगर आप ये इंफॉर्मेशन सामने वाले को प्रोवाइड करते हैं, यू कैन मिस यूज इट। तो ये चीजें जैसे डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है, ये कभी भी किसी को भी शेयर नहीं करने चाहिए। इससे आपको जो है मतलब मॉनेटरी लॉस हो सकता है। इलीगल डाउनलोडिंग, यानी जिस चीज़ के लिए आपको राइट ही नहीं है उसको आप डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं। लाइक कई सारी मैंने पास में देखा था, टोरेंट करके एक जो है वेबसाइट थी, उससे जो लोग हैं फ्री ऑफ कॉस्ट यानी इलीगली मूवीज डाउनलोड करते थे। तो वो जो है दैट इज कॉल्ड इलीगल डाउनलोडिंग। अगर पता चल जाता है, ट्रैप हो जाते हैं, तो अच्छी खासी पेनल्टी आती है। इलीगल डाउनलोडिंग इज ऑब्टेनिंग फाइल्स दैट यू डोंट हैव द राइट टू यूज फ्रॉम द इंटरनेट। देख सकते हैं लेकिन डाउनलोड करने का आपको राइट नहीं है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी, इट इज पब्लिशिंग एंड ट्रांसमिटिंग ऑब्ससीन मटेरियल अबाउट चिल्ड्रन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। कई बार इस चीज को देखा गया है कि आपके मोबाइल पर ऐसे पॉर्न मैसेज आ जाते हैं जिसको आप देखना ही पसंद नहीं करते, और उसके साथ साथ आप अगर आपके पेरेंट्स या आपके जो डियर वंस हैं लाइक ब्रदर सिस्टर वगैरह देखते हैं तो उसका मतलब ऑब्जेक्शनेबल हो सकता है। ये सारी चीजें आपकी आती हैं एथिक्स में कि अगर आप कोई भी मैसेज ऐसा आता है तो तुरंत उसको आप साइबर सेल में कंप्लेंट करें, और या पहले उससे कंप्लेंट करें कि जिसने आपको ये भेजा है, और अगर वो एडमिट है इस चीज पर, जैसा वो भेजेगा ही भेजेगा, तो यू कैन हैव द हेल्प ऑफ साइबर सेल ऑफ योर सिटी। Cyber scam and force, any scam that uses one or more components of the internet, such as chat rooms, emails, messages, boards और वेबसाइट्स। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ,
सिंस यू आर हियर, कि सपोज करिए कि कोई भी आपकी जो ईमेल आईडी है, कोई आपकी ईमेल आईडी हैक करता है और उससे जो है वो किसी को मेल करता है आपकी नॉलेज के बिना, तो मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पर जो साइबर क्राइम है वो क्राइम कौन सा हो सकता है? एनीबडी? सहज, कुशाग्र, कैन यू नेम इट? साइबर फ्रॉड से। सॉरी, कौन सा हो सकता है? यानी मतलब या, मतलब एक बहरूपिया बन करके, लाइक एज इफ दिस इज माय आईडी और मैंने आपके फ्रेंड को मेल कर दिया, तो ऐसा ये जो फ्रॉड है या जो क्राइम है, इस क्राइम का क्या नाम हो सकता है? बिकॉज ये क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं कि सिचुएशन आपको दे दी, केस दे दिया, और आप इसमें रिकग्नाइज करिए, आइडेंटिफाई करिए कि यहाँ पर कौन सा क्राइम हो रहा है। सिमिलरली, साइबर फ्रॉड। नहीं, साइबर फ्रॉड तो डेफिनेटली ये सारे के सारे साइबर फ्रॉड है, उसका फ्रॉड का नाम क्या है? दिस इज बेसिकली स्पूफिंग। स्पूफिंग का मतलब है कि आपकी शेप लेकर, यानी आपकी आइडेंटिटी लेकर के कोई इंसान किसी आपके ही बंदे को पैरालाइज करने की कोशिश कर रहा है। यानी जो सामने वाला बंदा है वो ये समझेगा कि आपने भेजा है, उसको वो उसी तरीके से एंटरटेन करेगा, तो लेकिन वो गलत है। उसे ये पता नहीं है कि उसकी ऑलरेडी जो आईडी है हैक हो चुकी है। तो उसे अगर ये पता होगा मिस्टर एक्स ने किया है, लेकिन इसको यूज तो वाई कर रहा है ना, तो जो जेड है वो ये समझेगा भी एक्स ने भेजा है, तो उसको उसी हिसाब से एंटरटेन करेगा और उसको रिस्पॉन्ड करेगा। उसे ये थोड़ी पता है कि एक्स की आईडी वाई ने हैक कर ली है और वाई जो है एक्स बन करके आप डब्ल्यू से कन्वर्सेशन कर रहा है। तो दिस इज कॉल्ड स्पूफिंग। एक एक जगह और भी होती है कि लाइक जैसे लेडीज के लिए देखा जाता है कि ट्यूशन वगैरह पढ़ने जा रहे हैं, और कई बार ऐसी जगह से जब घर वापस आते हैं रात हो जाती है, और कोई जो है उसको फॉलो कर रहा होता है, एक दिन छोड़ दिया, 2 दिन छोड़ दिया, और हो सकता है कि तीसरे या चौथे दिन उसको वो हार्म पहुंचा दे। तो इस टाइप ये भी क्राइम है, लेकिन इस टाइप का क्राइम क्या कहलाता है? कैन यू नेम इट? अगर आपने कभी सुना हो, या आपको किसी ने बताया हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस टाइप का साइबर क्राइम है ये। दिस इज कॉल्ड साइबर स्टॉकिंग, जहां पर कोई किसी का पीछा करता है और फिर उसको जो है टाइम पड़ते ही एनक्रोच करता है या कैप्चर कर लेता है, तो दिस इज कॉल्ड साइबर स्टॉकिंग, पीछा करते रहना। यस सर। टाइप्स ऑफ साइबर स्कैम्स, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड फ्रॉड तो अक्सर चलते रहते हैं, जो कि आपको पेपर्स में भी देखने को मिल जाता है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने डेबिट कार्ड के कुछ डिटेल्स किसी से भी, या क्रेडिट कार्ड की डिटेल किसी से भी शेयर न करें। जब आप किसी भी फाइनेंस वाली साइट पर जाते हैं तो साइट को जरा गौर से चेक कर लें कि ये ऑथेंटिक है या नहीं है, या उसके अंदर जो सिक्योरिटी लेयर्स कितनी हैं, कि वास्तव में जो पेमेंट ट्रांजेक्शन आप करने जा रहे हैं वो कितना सिक्योर है। ये आपकी जिम्मेदारी होती है, न कि वेंडर की। नॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विस फ्रॉड्स, कई बार ये होता है कि हम ऑर्डर कर देते हैं, क्योंकि साइट फ्रॉड हो सकती है कि आपने उसको कोई प्रोडक्ट बुक किया और वो प्रोडक्ट टाइम से नहीं आ रहा है, या प्रोडक्ट जो देखा है वो नहीं आ रहा है, और अब प्रोडक्ट तो आपको दिखाया गया बहुत अच्छा सा, और भेज दिया कुछ और। तो ये चीज़ें, ये फ्रॉड भी आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे स्पूफिंग, मैंने आप बता दिया कि स्पूफिंग क्या होती है। आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होती है, ये भी इसमें ये होता है कि आपको बिना बताए कोई इंसान आप बन कर के जो है ये सारी चीज़ें आपका काम कर रहा है, लेकिन वो नेगेटिव कर रहा है जिसमें कि आपको लॉस हो सकता है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए।
साइबर फॉरेंसिक क्या होता है कि यानी जब कोई क्राइम हो जाता है इन साइबर वर्ल्ड और सोशल मीडिया वगैरह पर, और जब उसकी कोई शिकायत की जाती है तो उसकी डिटेल और उसके प्रूफ्स वो केवल और केवल, देखिए आजकल एक एक जो केस चल रहा है, आपने भी सुना होगा कि महाराष्ट्र इस टाइम बहुत न्यूज में है। वहां पर हर तरीके के केस चल रहे हैं, मतलब जो है सीबीआई भी वहाँ काम कर रही है, एनसीबी भी काम कर रही है, और सबसे बड़ी चीज ये है यहाँ पर साइबर फॉरेंसिक भी काम कर रही है। फॉरेंसिक यानी एक अलग डिपार्टमेंट हो जाता है जो कि इस साइबर स्पेस के जो फ्रॉड हैं उनको स्कैन करता है, उसको चेक करता है, उसकी फॉरेंसिक करता है। तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है, वो साइबर फॉरेंसिक एक अलग डिपार्टमेंट है, उसका ये काम है। और दूसरी चीज ये कि साइबर फॉरेंसिक में भी कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो अगर आप साइबर फॉरेंसिक कोर्स वगैरह करना चाहते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। सो आईटी एक्ट 2000 यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 is an act of Indian Parliament. It is the primary law in India dealing with cybercrime and electronic commerce. Basically, ये एसएमएस वगैरह ये तो बहुत दूर की चीज़ हो जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फ्रॉड होते हैं, जो क्राइम होते हैं, वो ई कॉमर्स में होते हैं। ये दिखाया कुछ और जाता है, आता कुछ और है, तो ऐसे में आप साइबर सेल में इसकी शिकायत कर सकते हैं। तो आईटी एक्ट के थ्रू उसको अगर प्रूफ हो जाता है कि यहाँ पर फ्रॉड हुआ है तो उसको पेनल्टी भुगतनी पड़ती है। बायोमेट्रिक्स क्या है? बायोमेट्रिक्स आज की डेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट गैजेट है। इट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ मेजरिंग एंड एनालाइजिंग बायोलॉजिकल डेटा, यानी जब आप कहीं भी जाते हैं, कहीं पर भी, तो आपका थंब इम्प्रेशन या आपकी आई इम्प्रेशन या फेस इम्प्रेशन ये देखा जाता है, रेटिना वगैरह देखी जाती है, तो उससे क्या है कि आपकी आइडेंटिटी प्रूव होती है। तो यहाँ पर बायोमेट्रिक्स यूज होते हैं। इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी चेंज ऑन सोसाइटी। भाई, जब सोसाइटी में टेक्नोलॉजी आई है तो बहुत सारे चेंजेस आए हैं, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, तो टेक्नोलॉजी वहाँ पर इम्प्लीमेंट हुई है। और वहाँ पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है? पहली चीज़ तो है उसका इंडस्ट्री का जो टेक्निकली इंडस्ट्री को आगे लेकर के जा रहे हैं, तो आप उसको प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो इम्पैक्ट है वो यही है कि कोई उसका सिस्टम हैक ना कर ले, उसका सिस्टम कितना सिक्योर है। तो ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट आ रहे हैं टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। किसी भी इंडस्ट्री में उसको अपने सिस्टम को सेफ रखना है और उसका डेटा लीक नहीं होने देना है। अर्बनाइजेशन का सीधा सीधा मतलब है कि आज लोग जो हैं गांव से शहर की ओर भाग रहे हैं। तो ये गांव से जो शहर की ओर भागा जा रहा है, तो बंदा जो गांव में रहने वाला है उसको कुछ ना कुछ तो पता चलता ही है कि टेक्नोलॉजी अगर है तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। एंड दैट इज वाई पीपल आर रशिंग टूवर्ड्स अर्बन और सिटीज। और हाँ, टेक्नोलॉजी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर भी एक जबरदस्त इम्पैक्ट है कि कुछ तो मिसकंसेप्शंस हैं कि टेक्नोलॉजी आने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट आ गया है, और कोई कंसेप्शन ऐसा भी है कि अगर टेक्नोलॉजी है तो अनएम्प्लॉयमेंट को दूर भी किया जा सकता है। चेंजेस इन सोशल इंस्टीट्यूशंस, डेफिनेटली। कल को हमारा जो स्कूल था जिसके अंदर कंप्यूटर नाम की चीज़ नहीं हुआ करती थी, यानी मुझे पता है इन 90, जब कंप्यूटर वर्ल्ड जो है ऑफिस में गया ना, तो उसको सोचते भी नहीं थे कि कंप्यूटर से क्या होगा। इट इट मतलब इट वाज टेकन लाइक इट इज ए गजेट यूज टू टाइप द लेटर। ये ग्रेविटी कंप्यूटर की उस टाइम किसी ने नहीं सोची थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों को ये पता चला कि सारा काम कंप्यूटर बड़ी आसानी से हो सकता है, तो इंस्टीट्यूशंस में भी चेंजेस आने लगे हैं। इंस्टीट्यूशन में जो डेटा है वो भी बजाय फिजिकली प्रेजेंट होने के आने लगा है, कि जैसे आपसे पूरे ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से आपको इस टाइम पे पता चल गई होंगी जब आपका कोरोना टाइम चल रहा है। उस टाइम पर
अप्रैल एंड मई में इन चीज़ों की आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से अटेंडेंस वर्चुअली दे सकते हैं, किस तरह से आपका जो पेपर्स हैं स्कूल में पहुंच सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो चेंजेस इन सोशल इंस्टीट्यूशंस भी इसी सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स का पार्ट होता है। और ई वेस्ट के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ई वेस्ट क्या है, कि यानी कंप्यूटर है या मोबाइल है या घर में कई टेलीविज़न वगैरह है जो आउटडेटेड हो जाते हैं या टूट जाते हैं, तो उसको हम ई वेस्ट बोलते हैं। उसको हम लेके कहाँ जाएं, बिकॉज उसके अंदर केमिकल्स वगैरह होते हैं। तो केमिकल्स जो हैं काफ़ी हजार्डस और फैटल होते हैं, तो कई बार इन चीज़ों को हमें अपने से दूर रखना पड़ता है। तो दूर रखने के लिए हम ऐसा नहीं कर सकते कि उठा करके टीवी बाहर फेंक दें। किसी भी रिसाइकलर वेंडर को आप दे सकते हैं, उसका काम है उसको कैसे रिसाइकिल करेगा और उसको कैसे ठिकाने लगाएगा। और उस इस चीज का मैनेजमेंट जो है वो कहलाता है ई वेस्ट मैनेजमेंट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाता है। हाँ, एक चीज मैं आपको यहाँ बताना भूल गया कि आपके नेटवर्किंग में आपके सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स में कई सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो कि शॉर्ट फॉर्म में हैं। तो आपको जब एग्जाम में जाएं तो आपको शॉर्ट फॉर्म्स एंड उनकी जो फुल फॉर्म्स हैं ये पता होनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि इससे आपका सारा काम हो जाएगा। आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और सिर्फ छोटे छोटे वर्ड्स और थोड़ी समझदारी से आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं अंडर द टॉपिक सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स। बिकॉज ये 10 मार्क्स का है, पेपर में ये 10 मार्क्स का है, तो इसलिए इसको पढ़ना आपके लिए जरूरी होगा। तो बेसिकली यही हमने डिस्कस करना था, ये हमारे पीछे रह गया था, तो मैंने कहा चलो एक बार डिस्कस कर लूं। तो ये डिस्कशन में ये सारी चीजें और देखनी है। सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स में ऑनलाइन कैंपेनिंग, इट इज प्लान्ड set of activities that people carry out over a period of time in order to achieve something such as social or political changes। यानी ऑनलाइन कैंपेन तो चलते ही हैं कि आप फेसबुक को उठा के देख लीजिए। अभी जो इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन में सबसे ज़्यादा कैंपेनिंग जो है इलेक्शन के लिए फेसबुक पे होती है या फिर व्हाट्सएप पे दिखाई देती है। सो ऑनलाइन कैंपेनिंग भी इसमें चलती है, लेकिन उसमें यहाँ पर इसको देने का सीधा सीधा मतलब ये है कि कितना एथिकल आप रहते हैं और उससे आप कितना बच सकते हैं, ये आपको देखना है। क्राउड सोर्सिंग का मतलब सीधा सीधा है कि इट इज द प्रैक्टिस ऑफ टर्निंग टू ए बॉडी ऑफ पीपल टू ऑब्टेन नीडेड नॉलेज, गुड्स एंड सर्विसेज। यानी बहुत सारे, जब आप फोरम पर आते हैं, अब इस फेसबुक फोरम पर करोड़ों करोड़ का भी जो है ग्रुप बना हुआ है, करोड़ पीपल आते हैं। तो उसमें आप किससे क्या फायदा ले सकते हैं, क्या नॉलेज गेन कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड क्राउड सोर्सिंग। यानी वो लोग कैसे इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आप ले पाते हैं कि नहीं ले पाते हैं, या लोगों से वो इंफॉर्मेशन दे पाते हैं या नहीं दे पाते, दोनों ही तरीके से वाइस वर्सा है। तो ये सारी चीजें क्राउड सोर्सिंग में आती हैं। इश्यूज विद इंटरनेट, बहुत दिक्कत होती है कई बार। इश्यूज विद द इंटरनेट, नेट न्यूट्रबिलिटी। नेट न्यूट्रबिलिटी मीन्स इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो कि आपको इंटरनेट प्रोवाइड करता है ट्रीट ऑल द इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट इक्वली। ऐसा नहीं है कि आईएसपी केवल एपीएस को अच्छी बैंडविड्थ देता है, लेकिन जो एपीएस के बाहर वाले स्कूल है उनको बैंडविड्थ सही नहीं देता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये इंटरनेट जो है न्यूट्रल होता है। और हाँ, इतना जरूर है कि एरिया टू एरिया ये रिफ्लेक्ट करता है कि किस एरिया में कनेक्टिविटी अच्छी है, किस एरिया में कनेक्टिविटी कम है, ज़्यादा है। तो वो सारी चीज़ें उसके बैंडविड्थ एंड डिवाइसेस के ऊपर डिपेंड करता है, थ्रूपुट उन डिवाइसेस का क्या है। इंटरनेट एडिक्शन ये एक बहुत ही बर्निंग सिचुएशन है कि आजकल इंटरनेट का जो एडिक्शन है बहुत ज़्यादा है। बिकॉज सिंस मॉर्निंग टिल वी स्लीप एट नाइट हम इंटरनेट पे ही रहते हैं। तो इसको हम इंटरनेट एडिक्शन बोलते हैं। इट रिफर्स टू द compulsive need to spend a lot of time on the internet। और
जो नेक्स्ट पॉइंट है, इको चैम्बर. Internet as an echo chamber. By visiting an echo chamber, people are able to seek out information which reinforces their existing views. Little groups, like-minded people in web app और social media. यानी यहाँ पर जो चैम्बर है, एक एक जैसे दिमाग वाले लोगों के लिए बड़ी आसानी से बन जाते हैं, इसलिए इसको इको चैम्बर बोला जाता है. कि जो एक लेवल के लोग हैं, अब जैसे कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स, इंटरनेट पर कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स जो बिहेव करेंगे, उनके बीच में आपस में जो है एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी. लेकिन अगर वही कंप्यूटर वाले किसी और के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो उनके कन्वर्सेशन में बहुत सारा डिफरेंस होगा. ठीक है. तो ये अलग अलग ग्रुप हो जाते हैं. यानी सपोज करिए फिजिकल वाले अगर इंटरनेट पे मिलते हैं, तो वो केवल और केवल अपने एरिया की बात करेंगे. ये कंप्यूटर साइंस वगैरह के बारे में बात नहीं कर सकते, या टेक्नोलॉजी के बारे में बात नहीं कर सकते. तो इसको हम बोलते हैं इंटरनेट एज एन इको चैम्बर. तो यही आपको मैंने बताना ये रह गया था. उसके अलावा जो है, जैसा मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि आप थोड़ा सा जो वायरस एंड वॉर्म्स एंड ट्रोजन हॉर्स, ये सारी चीज़ें हैं, वो एक बार और देख लीजिएगा. बाकी और कुछ तो रह नहीं जाता है. इस पे बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस आने वाले हैं, और बहुत इजी, मतलब मार्क्स पूरे हैं, 10 है. एक एक लाइन का आंसर होगा, एक एक वर्ड का आंसर होगा. दैट यू कैन डू इट वेरी वेल. राइट. सो ये सारी चीजें हैं जो कि हमारे इस सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स में आती हैं. 10 मार्क्स का है, आसानी से आप कर सकते हैं, मुझे अच्छी तरह से पता है. Yes. ठीक है. और दूसरा ये है कि आपका जो